कई बारी मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते। तो मेरा जवाब ये है, कभी कभार गलती करने से कभी इंसान असफल नहीं हुआ, अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही असफल हुआ है। और कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं हुआ, अपनी अच्छाई को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल हुआ है। तो साहब यही एक जिंदगी का निचोड़ है। राइट। जब मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि यू शट अप एंड लिसन टू मी, तब समझ में आई एक बात कि कभी कभी जिंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है, सच्चाई है। और दुख की बात यह है, आज लोग पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं। मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्यों बोला आपने? इस वजह से बोला, आज की जनरेशन जो है ना, उनके नए नए तरीके हैं। बोलते हैं डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। उनको समझ में नहीं आती है यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट बोथ। और आई थिंक जो हमेशा हार्डवर्क करता रहता है उसके लिए फिर किस्मत भी फेवर करती है उसको, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। उन चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको मास्टर कर लो जो बदलती नहीं है। तो मैंने लिखा था कि ऐसी 3 चीजें जो कभी ना आज तक बदली नहीं, ना बदलेंगी। क्या है वो चीज? हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ीशान पॉडकास्ट। जैसे कि आपको पता ही होगा, सीकन मेरा एक चैनल है जहाँ पे मैं बुक समरीज लेके आता हूँ ना। यूजुअली मैं जो बुक समरीज लेके आता हूँ, आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर फॉरेन ऑथर्स की होती है। मैं फॉरेन ऑथर्स की क्यों बुक बनाता हूँ? बिकॉज मैक्सिमम बुक जो मैं रिसर्च करता था, जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होती है, जो बेस्ट बुक्स होती है कोई भी कैटेगरी में, वो यूजुअली मैं देखता था फॉरेनर्स की दिखती थी। बट एक इंडियन ऑथर थे जिनका नाम कई बार सेल्फ हेल्प कैटेगरी में ऊपर आता ही आता था। वो नाम था शिव खेरा जी का। उनकी एक बुक है यू कैन विन, जिसका रिकमेंडेशन मुझे कई जगह से कई बार मिला है। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये बुक पढ़ी तो सच में मुझे भी ये बुक बहुत पावरफुल लगी ना। शिव खेरा जी से ही मुझे इस पॉडकास्ट में बात करने का मौका मिला है। इस पॉडकास्ट में मैंने डिटेल में उनसे डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे वो एक ऑथर बने, कैसे उनकी जो स्टार्टिंग की जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी थी। उन्होंने भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, बहुत कम पैसे थे, ना के बराबर उनके पास पैसे थे, बट कैसे उन्होंने वो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी को तोड़ के आज वो एक सुपर रिच इंसान बन चुके हैं। वो सारी जर्नी से रिलेटेड बातें हमने की है, बुक से रिलेटेड कई सारी इंटरेस्टिंग बातें की है, जो पक्का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी और आपकी लाइफ चेंज करने का पावर रखती है। इसलिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू ज़ीशान पॉडकास्ट। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। देखो, यूजुअली ना मैं कई सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, बट ऑथर्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑथर्स यूजुअली बुक लिखते हैं, और बुक, आपको पता ही है मेरा पूरा करियर बुक से ही बना है, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक बुक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, जैसा मेरा खुद का हुआ। मैं अपनी एक लाइफ जी रहा था, बट एक बुक आई मेरी जिंदगी में, उसने मेरी कंप्लीटली 180 डिग्री शिफ्ट लेके आ गया और उसने मेरी लाइफ बदल दी। और आई थिंक ऑथर्स में अगर इंडिया में बात करी जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स, जब मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था सर, बुक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑथर्स के नाम ही आ रहे थे, बट एक नाम एकदम उठ के हमेशा आता था, शिव खेरा जी का नाम, आपका नाम। तो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो सर। थैंक यू सो मच। और ऑथर्स के पास पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वाइड होता है कि हम यूजुअली लिखते हैं तो उससे पहले काफ़ी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग एंगल्स, अलग अलग स्टोरीज। जैसे कि आपके बुक में भी कई सारी मल्टीपल स्टोरीज और मल्टीपल लेसन्स है, जो एक एक लेसन भी लाइफ को बदलने के लिए बहुत है, बट लोग कई बार वो समझ नहीं पाते। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो सर ये रहेगा कि आप ऑथर बने कैसे? क्योंकि इंडिया में बुक्स का इतना वो है नहीं क्रेज, स्पेशली सेल्फ हेल्प का। मतलब अब तो चलो बढ़ने लग गया है कंपैरेटिवली, मैं देख रहा हूँ, बट जब मैंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, आप तो उससे बहुत टाइम पहले से कर रहे हो इस बुक्स में। तो बुक्स आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस कैसे हुई एंड हाउ यू थॉट कि ऑथर बनना है? मैं स्कूल में कभी किताबें नहीं पढ़ता था। हाँ। मैं एक बैक बेंचर था, जो फ्रंट बेंचर होते थे उनको परेशान करता था। हाँ। तो दिस वाज माय, मैंने कभी स्कूल में सिर्फ कॉमिक्स पढ़ता था। पहली किताब आई रेड आफ्टर आई गॉट मैरिड, मेरी शादी के बाद मैंने किताब पढ़ी। एंड मैंने डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील से मुलाकात की इन टोरंटो 1975 में। मैं इंडिया छोड़ के चला गया यहाँ से। हम लोग की कोल माइंस थी, नेशनलाइज हो गई, सरकार ने ले लिया, तो हम लोग सड़क पे चले आए प्रीटी मच। तो मैं टोरंटो गया, पहले बाल्टी लेके गाड़ियां साफ करता था। टोटली बाय डिफॉल्ट मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। और 3 महीने के अंदर अंदर मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया टू फायर मी फॉर नॉन परफॉर्मेंस, कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा। तब मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मैं क्या, देखिए
मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर, अटर्नी, एक वकील कुछ नहीं हूँ। मैं बीकॉम 3rd डिवीजन और 10वीं में फेल हो गया था। दिस इज माई एकेडेमिक्स। तो मैंने कहा कि आप मेरे से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, हाउ डू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस? तब उस दिन किसी ने बहुत कड़क के मेरे से बात करी और मेरे को कहता है, यू शट अप एंड लिसन टू मी, यू शट अप एंड लिसन टू मी। कहता है कि यू डोंट हैव ए हैंडीकैप, यू हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम। तुम्हारा नजरिया खराब है जिंदगी में, और तुम जैसे लोग सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो। और कहता है कि जानते हो हु हैज अ हैंडीकैप? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, उन सबको एक हैंडीकैप है। मैंने कहा ये तो कभी सुना नहीं मैंने, उनको हैंडीकैप कैसे हो सकता है? कहता है दुनिया में देखिए कहीं पर भी, जनरली ट्रू, उन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है और वो फंसे पड़े हैं। सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है और वो फंसे पड़े हैं, जनरली ट्रू। और मेरे को कहता है कि तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना, डोंट यू सी, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा ऐसा तो कभी सोचा नहीं मैंने। कहता है अब तुम्हारी नौकरी से छुट्टी हो गई, अब तुम जाओ यहां से, अब तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत टाइम है। तो साहब मैं उस दिन वहां छोड़ के गया उनका दफ्तर। तो शाम को डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का एक प्रोग्राम हो रहा था टोरंटो में, तो मैं चला गया वहां पे। और डॉक्टर पील, तकरीबन 1000 आदमी थे वहां पर, मैं भी था उनमें से। सबको देख के कहते हैं कि लगता है तुम लोगों को किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं किसी को कोई समस्या है क्या? तो किसको नहीं है, सबने हाथ खड़ा कर दिया, समस्या है। तो डॉक्टर पील ने पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले, जब मैं यहां पे आ रहा था तो 200 गज दूर यहां देखी, वहां पर कुछ लोग एकदम रिलैक्स्ड विश्राम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या है ही नहीं। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहां से एक शमशान घाट है, वहां पर लोग लेटे हुए हैं एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तो डॉक्टर पील ने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, सबने हाथ जेब में डाल दिया। तो उस दिन डॉक्टर पील बोले कि याद रखिए, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, जिस दिन समस्या नहीं रहेगी तुम ही नहीं रहोगे। एग्जैक्टली। बट उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी जो मेरे हिसाब से जिंदगी का एक निचोड़ है। और प्रार्थना ऐसे है, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। अगर इस छोटी सी प्रार्थना को एनालाइज किया जाए, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है, क्या हर चीज जिंदगी में हमारे हाथ में है, या बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर भी होती हैं? जैसे मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहाँ पैदा हुआ ये मेरा फैसला नहीं था, ना अभी आपका फैसला था। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं। क्या गलती की उन्होंने, कुछ नहीं मालूम है। तो कहते हैं कि साहब, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। मेरी क्या हाइट है, मेरा क्या रंग है, मैं नहीं बदल सकता, ये मेरा फैसला नहीं है। क्योंकि बहुत बारी जिंदगी में लोग उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो बदल नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, एंड दे बिकम अनप्रोडक्टिव, पैरालाइज्ड। और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, इसी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। तो मैंने अपनी किताब में लिखा है, जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है इन बातों में टकराव है, लेकिन है नहीं। जिंदगी एक फैसला कैसे है?
मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैंने अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं रोज तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। अगर मैं रोज जरूरत से ज्यादा खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। सही बात। अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को खोने के लिए। तो यही कहते हैं जिंदगी एक फैसला है। अब जो दूसरा वाक्य है वो बहुत जरूरी है। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। और जिंदगी एक समझौता कैसे है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम कर सकते हैं। अब कई बारी मेरे से लोग पूछते हैं, खास तौर पे मीडिया वाले, कि साहब जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? तो मेरा जवाब यह है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखी, कभी कभार गलती करने से कभी इंसान असफल नहीं हुआ, अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही असफल हुआ है। और कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं हुआ, अपनी अच्छाई को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल हुआ है। तो साहब यही एक जिंदगी का निचोड़ है। राइट। और इस प्रोग्राम करके के बाद मैं अपने मैनेजर के पास गया और मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया मेरे को नौकरी से मत निकालो, मेरे को एक मौका और दो। अच्छा। क्योंकि अगर आप मुझे निकाल दोगे तो मुझे मालूम नहीं मैं जाऊंगा कहां पर, और एक ही जगह मालूम है गाड़ियां साफ करना, मैं अब करना नहीं चाहता गाड़ियां साफ। मेरी एक बेटी है, मैं एक कमिटमेंट करता हूं आपको कि मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा अपनी मेहनत की वजह से, बट मुझे एक और मौका दीजिए। तो मेरी तरफ देख के कहता है, शिव ये छोटी कमिटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और कहता है कि मैं तब तुम्हारे को मौका दूंगा अगर तुम कमिटमेंट मेरे साथ मत करो बल्कि अपने आप के साथ करो, तब मैं तुम्हें यहां पर रहने दूंगा। ओके। उस दिन मैंने कमिटमेंट की और वो एक जिंदगी का मोड़ था मेरा। उसने कागज विड्रॉ कर लिए और उस साल मैंने तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर जाके लाइफ इंश्योरेंस बेची। अगले साल तकरीबन 3 मिलियन, उसके बाद तकरीबन 5 मिलियन के करीब मैंने जाके बेची। अमेरिका मूव कर गया, मैं 3 बिजनेसेस में चला गया। मैंने एक कंपनी खरीदी कैलिफोर्निया की 1984 में, और उनका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया हमने विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची विद तकरीबन 500 क्लाइंट्स उसके बाद, कुछ सालों के बाद। तो मैं आपके साथ अपना जीवन क्यों शेयर कर रहा हूं? इस वजह से मैं सारी जिंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता रहा। ये नहीं समझा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। कोई बदलाव बाहर नहीं आया, मेरी सोच बदल गई और मेरी दिशा बदल गई। 1, और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत बारी जिंदगी में हम लोग अपनी समस्या खुद ही बन जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, जब मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि यू शट अप एंड लिसन टू मी, तब समझ में आई एक बात कि कभी कभी जिंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। दोबारा से कहता हूं कि कभी कभी जिंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। और तीसरी चीज जो मैंने सीखी वहां पे वो ये था कि मैं कमीशन पे था, इंश्योरेंस नहीं बेचता था तो पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे थे नहीं, 100% कमीशन होती थी। लेकिन मैंने देखा कि उस कंपनी में, हमारी कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे उनको तनख्वाह मिलती थी लेकिन काम नहीं करते थे। तब मेरी समझ में आई कि पैसा बनाने में
और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है, सच्चाई है। और दुख की बात यह है, आज लोग पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं। उनकी समझ में आनी चाहिए बात कि तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। और आप देखें बहुत से दफ्तर में यही कुछ हो रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन चाहिए। एक गैलप सर्वे हुआ था अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि 63% ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो डिसएंगेज्ड हैं, काम नहीं करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू देयर जॉब, डिसएंगेज्ड। और एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड, वो सिर्फ अपना नहीं काम करते बल्कि दूसरे को भी काम नहीं करने देते। दैट लीव्स ओनली 13% लोग जो काम पे जाते हैं, they are engaged. Only 13% of people who go to work actually do work. 13%. अब आप बताइए मुझे, क्या ये इंटेग्रिटी इशू है कि नहीं है? बहुत बड़ा इंटेग्रिटी इशू है, ईमानदारी का। और उसी सर्वे में एक और बताया गया था, खास तौर पे आज सोशल मीडिया के हिसाब से लोग काम पे जाते हैं और वर्किंग आवर्स में दे स्पेंड 2, 3, sometimes 4 hours per day on the personal social media. सवाल यह है कि क्या इसी के पैसे मिल रहे हैं आपको? आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपका बटुआ चुरा लेता हूं तो आप मुझे क्या कहिएगा? चोर। जब लोग यही काम करते हैं दफ्तर में जाके, तो वो क्या है? वो भी तो चोरी है। सो हम लोगों को बेसिक फाउंडेशन चीज दोबारा से वापस लानी है। राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सर ये आपने जो बातें बोली वो किसी भी लाइफ को चेंज करने के लिए जरूरी है। हम कई बार हमें लगता है कि हम बस पहुंच जाए और लोग हमें पैसा देने लग जाए। आपने जो ना कमाना और पाना सिर्फ मिल जाता है, वो मिलने वाले एटीट्यूड बहुत है कि ऐसे मिल जाए, कुछ ना कुछ लॉटरी मेंटालिटी इसलिए वही रहती है कि बस लॉटरी मिल जाए, फटाक से पैसा। इसको इंग्लिश में मैंने कहा है, मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल क्यों बोला आपने? इस वजह से बोला कि स्पिरिचुअलिटी इन लॉ इन्वॉल्व्स यू पुट योर एनर्जी एंड एथिक्स बिहाइंड। एनर्जी और एथिक्स कमाने के लिए लगाते हैं, उसको कहते हैं पैसा कमाना। बाकी तो चोरी है। और ये आ जाएगा तो एक इंसान रिच बन ही सकता है, और बन ही जाएगा। लोग ऐसे लोग, आपने बोला 13% लोग ही है, तो वो 13% लोग तो पीछे जाते हैं, लोग देंगे उनको कि आओ जॉब करो हमारे लिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो जो चीज उनमें होती है, तो वो क्वालिटीज आपने अपने अंदर डाली और वहीं से आपकी लाइफ में पूरा चेंजेस है। राइट। मैंने अभी एक पोस्ट किया था, काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया हम लोगों को। क्या था? उसमें मैंने कहा था, इफ यू वांट टू बाय थिंग्स विदाउट लुकिंग एट द प्राइस, देन स्टॉप वर्किंग लुकिंग एट द क्लॉक। सही है। अगर आप चीजें खरीदना चाहते हैं जिंदगी में बिना उसकी कीमत देखे हुए, तो घड़ी को देखे बिना काम करो आप। राइट। नहीं तो लोग खाली आते हैं काम पर, घड़ी देखते हैं और जाने का टाइम देखते हैं और भाग जाते हैं सारे। तो दिस मेड अ लॉट ऑफ सेंस। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि नारायण मूर्ति ने कहा था, जब थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए, और खासतौर आज की जनरेशन जो है ना, उनके नए नए तरीके हैं। बोलते हैं डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। उनको समझ में नहीं आती है, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट, बोथ। एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हार्ड वर्क का। आप देखिए, अगर एक वीकेंड कोर्स लेके, सैटरडे संडे का कोर्स लेके अगर आप न्यूरो सर्जन बन सकते हो, तो सब छाबड़ी लगा के खड़े होंगे न्यूरो सर्जन वाले आपकी खोपड़ी निकाल काटने के लिए। और अमेरिका में भी आप देखिए, जितने भी सीईओज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी कॉर्पोरेट्स हैं, एवरेज सीईओ काम करता है 55-60 घंटे एवरेज पर वीक। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली। वो हार्डवर्क का एटीट्यूड आना कई बार लोगों के बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो करना नहीं चाहिए। बेसिकली काम नहीं करना चाहता, हर जगह लाइफ में शॉर्टकट्स चाहिए, और वो शॉर्टकट मेंटालिटी होती है जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। आप देखो, एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए।
और लोगों को लगता है कि वो 15 सेकंड में इतना कमा लिया उसने। एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड्स की परफॉर्मेंस के लिए। यही, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको माइकल फेल्प्स का। माइकल फेल्प्स, क्या 2 साल ओलंपिक से पहले उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने मना किया उसको कि तुम पानी में नहीं जा सकते। अब माइकल फेल्प्स इस इवेंट के लिए 10 साल से तैयारी कर रहा था और वो अपना सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते जो नींद नहीं आने देते हैं। तो माइकल फेल्प्स ने कहा कि साहब डॉक्टर को कि मैं जाऊंगा पानी में, मैं हाथ नहीं इस्तेमाल करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा। और 2 साल के बाद ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते और वहां पर प्रेस भी थी, बहुत लोग थे। तो किसी ने कहा कि माइकल फेल्प्स को 8 गोल्ड मेडल जीत गए, किस्मत अच्छी, किस्मत ने जिता दिया, मस्ट बी अ लकी डे। तो जब माइकल फेल्प्स ने ये सुना तो उसको अच्छा नहीं लगा, बोले तुम इधर आओ, मैं बताता हूं मैं कितना लकी, लक ने मुझे क्या दिया यार। कहता है मैं पिछले 4 सालों में 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है, और अगर तुम्हारा गणित अच्छा है तो इसका ट्रांसलेट होता है 2,500 घंटे हर साल, और गणित और अच्छा है तो इसका मतलब होता है 8 घंटे डेली बिना एतवार के, 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और कहता है कि तुम अगले 4 साल के लिए 8 घंटे रोज पानी में बैठ जाओ, तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा। तो पूछता है क्या मुझे किस्मत ने दिला दिया है? बोले किस्मत ऐसी चीजें कभी दिलाती नहीं, किसी को कभी नहीं दिलाती है। और फिर जवाब यही हुआ कि एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। एब्सोल्युटली। पूछो क्या किस्मत दिला दिया? राइट। और आई थिंक जो हमेशा हार्डवर्क करता रहता है उसके लिए फिर किस्मत भी फेवर करती है उसको, उसके सामने चेंजेस, आप अपॉर्चुनिटीज आते रहती है। अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, आपको लगेगा किस्मत आ जाए, तो कई बार वो सस्टेन भी नहीं होती सर। जैसे कि अगर किसी ने लॉटरी, किस्मत की तरह लॉटरी लग जाती है, देखा जाता है, वो रिसर्च भी बताती है, कई सारे लॉटरी वाले पूरा पैसा गवा देते हैं क्योंकि उनको वो हैबिट ही नहीं होती पैसा संभालने की, सेव करने की। वो इंसान ही नहीं बने होते जो पैसे को संभाल सके। तो मतलब यू हैव टू बिकम दैट पर्सन ना। ये मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि एक सर्वे किया था अमेरिका में ऑन लॉटरी मिलियनेयर्स। रिजल्ट क्या निकला कि विद इन 2 to 5 years more than 90% of lottery millionaires were broke। उनके पैसे सब खत्म हो गए साहब, more than 90% पैसे। You know what? Mentally they were not millionaires. They could not understand. वो दिमागी तौर पे वैसे के वैसे ही थे, उनको नहीं संभाल सके। Right. That's it. Right. और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की तारीख में अगर सारी दुनिया का पैसा अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सब अरबपतियों का सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके आप पूरी दुनिया के जितने लोग हैं सब में बराबर बांट दो, बराबर बांट दो, विद इन 2 years, 1-2 साल के अंदर सारा पैसा वापस उन्हीं पॉकेट में चला जाएगा जैसे अभी है। राइट। उसी पॉकेट में चला जाएगा जैसे अब है। राइट। 2 साल के अंदर बोलो वापस देख लोगे। राइट। इट इज बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड, कौन क्या काम करना चाहता है, कितना काम करना चाहता है, कितनी ईमानदारी के साथ करना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, देखो जब आप कोई भी काम शुरू करते हो मेहनत लगती है, और आप बिजनेस बाहर से लेके आते हो, बिजनेस खोजते हो, लेकिन जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेते हो, बिजनेस आपको खोजता है। सही बात। उसके बाद बिजनेस आपको खोजता है। राइट। और एक प्रोग्राम में कर रहा था, आजकल खास तौर पे लोग बात करते हैं कंपटीशन बहुत है, खास तौर पे यूथ है जो, कंपटीशन बहुत है। तो मैंने कहा वहां पे उस ऑडियंस में डॉक्टर थे, वकील थे, कारपेंटर थे, प्लम्बर थे, इट वाज अ बॉस्ट मिक्स ग्रुप। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है, जैसा आसान मौका आज है सफल होने का, ऐसा जिंदगी में आज तक कभी नहीं आया। जितना सफल होना आज आसान है, ऐसा मौका कभी भी जिंदगी में नहीं आया। आपका चाहे जो मर्जी प्रोफेशन हो, हमारा कंपटीशन है ही नहीं। तब मैंने 2 बार कहा तो एक आदमी कहता है कि साहब बताइए कंपटीशन कैसे नहीं है। तो मैंने उससे ये बात पूछी,
और मैं आपके जरिए सबसे पूछ रहा हूं, आपके ऑडियंस से, तो मैंने पूछा कि भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे अभी चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? दोबारा से पूछता हूं, आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे भी चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? कितने लोग हैं? आंसर इज हार्डली एनी। राइट, कोई है ही नहीं। और एक दूसरा वर्ग है, वो उतना ही काम करते हैं जिससे उसकी जान छूट जाए। और एक बहुत छोटा वर्ग है, जिनको जितने पैसे देते हो उससे ज्यादा काम करके देते हैं। राइट। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा भैया अगर आप उस छोटे वर्ग में आते हो, आपका चाहे जो मर्जी प्रोफेशन हो, कंपटीशन है कहां पर? आप ही कंपटीशन बन जाते हो, आपका कंपटीशन है ही नहीं। आज की तारीख में आप देखिए, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, एक अच्छा अटर्नी नहीं मिलता, राइट, एक अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, राइट, एक प्लम्बर नहीं मिलता, कुछ नहीं अच्छा मिलता साहब। ये मैं नहीं अपनी बात कर रहा, सारी दुनिया कहीं जाके देख लो आप, यही है एटीट्यूड है। राइट। तो यही सोच लेके चलोगे तो जिंदगी में काम क्या करोगे आप, कितना बढ़ के जाओगे? राइट। रोटी रोजी कमाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कमाओगे आप। राइट, दैट्स ऑल। राइट। आई थिंक ये बहुत सारे लेसन सर आपने जब सेलिंग करना स्टार्ट किया, आई थिंक सेलिंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। जो देखा जाता है कई सारे जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स है, उन्होंने कभी ना कभी सेलिंग ये चीज की होती है। तो सेलिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आपको भी लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जिसने आपको भी अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट दी और लोगों को सीखना चाहिए, आपको लगता है? अब देखें, जिन लोगों ने अच्छा जिंदगी में किया है, सेलिंग स्किल एक बहुत बड़ी चीज है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि जिस तरीके से बदलाव आज आ रहा है, प्रोडक्ट्स आप जब तक लॉन्च करते हो ऑब्सोलीट हो जाता है, नया प्रोडक्ट आ जाता है। नॉलेज 2-3 साल में ऑब्सोलीट हो रही है। आप देखिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो चौथे साल में पहुंचते हैं, जो पहले साल सीखा वो ऑब्सोलीट हो गया था, नॉलेज चेंज हो गई सारी। मेडिकल ग्रेजुएट्स चौथे 5वें साल में मेडिकल ग्रेजुएट पहुंचते हैं, जो पहले साल में सीखा वो ऑब्सोल्यूट हो गया। इस तरीके से नॉलेज बदलाव आ रही है, चेंज आ रहा है। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इट हैज बिकम अ क्लीशे, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, ओनली कांस्टेंट इज चेंज। तो ऐसे हालात में या तो एक हमारा बहुत अच्छा मौका है सफल होने का, या जो प्रिपेयर्ड हैं, या वी आर इन ट्रबल, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी हम लोगों को। तो मैंने उसमें लिखा कि क्या कोई और चीज भी ऐसी है जो कांस्टेंट है, जो बदलती नहीं है? उन चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको मास्टर कर लो जो बदलती नहीं है। तो मैंने लिखा था कि ऐसी 3 चीजें जो कभी ना आज तक बदली नहीं, ना बदलेंगी। क्या है वो चीज? 3 चीजें ये हैं। एक, पीपल स्किल्स। 2, persuasion skills. 3, prioritizing skills. अब पीपल स्किल्स क्यों कहते हैं साहब? अब दुनिया भर में कहीं पर भी देख लो, हमारे को व्यापारिक समस्या नहीं है, व्यवहारिक समस्याएं हैं। और आप व्यवहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हो, आपकी व्यापारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। 1। और आप देखें इतिहास में, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर। सब हमारी काबिलियत के लिए हमको हायर किया जाता है, लेकिन व्यवहार की वजह से हमको फायर कर देते हैं सब। तीसरा, अब देखें, जब एक आदमी शुरू करता है, द लोअर अ पर्सन इज इन लाइफ, 90% उसका टाइम जाता है टेक्निकल स्किल्स में, लेस देन 10% पीपल स्किल्स। और जैसे इंसान ऊपर चढ़ा जाता है, 90% उसका टाइम जाता है इन पीपल स्किल्स एंड लेस देन 10% गोज इन टेक्निकल स्किल्स। किसी ने कहा है ना बात की, देखिए अब रिलेशनशिप बनाना हो तो यू हैव टू डू इट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप, राइट? तो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, दिस इज कॉल्ड पीपल स्किल्स, राइट? 3 थिंग्स। दूसरा, परसुएशन स्किल्स,
परसुएशन किसको कहते हैं? 4 लफ्ज आते हैं इस परसुएशन में। एक, अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, निगोशिएट करने की एबिलिटी, ओके, कन्विंस करने की एबिलिटी, और अबिलिटी टू सेल, बेचने की एबिलिटी। ओके, 4 चीज, इसको कहते हैं परसुएशन। ओके, अब कई बार लोग कहते हैं साहब मैं फाइनेंस में हूं, मैं ऑपरेशन में हूं, मैं आईटी में हूं, मुझे ये सब क्या लेना देना है, मेरा काम नहीं है लोगों से बात करना। वो बेसिक दिखा रहे हैं अपनी अज्ञानता। देखिए, हु डज नॉट नीड परसुएशन स्किल्स? ए कैंडिडेट एट ए जॉब इंटरव्यू क्या कर रहा है? वो परसुएड कर रहा है टू हायर मी। ए बॉय गर्ल प्रपोजिंग टू गेट मैरिड, अब प्रपोज कर रहे हैं शादी के लिए, क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो परसुएडिंग ईच अदर, परसुएड कर रहे हैं। राइट। एक वकील जज के सामने आर्ग्यू करता है, वो क्या कर रहा है? वो भी परसुएशन कर रहा है। एक पॉलिटिशियन स्पीच देता है वोट लेने के लिए, वो क्या कर रहा है? वो भी परसुएशन कर रहा है। कौन परसुएड नहीं कर रहा है? राइट। तो हमारी जो किताब है एक यू कैन सेल, राइट, उसका एक सब टाइटल है इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अपने आप को अपनी भावनाओं से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया हमारे को हमारे कर्म से पहचानती है। वी recognize ourselves by our intentions, but the world recognizes us, judges by our actions. और तीसरा जो है persuasion skills. Persuasion skills का क्या मतलब होता है? सॉरी, प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स। आप देखें आज की तारीख में जितने टाइम सेविंग डिवाइसेस हैं, ऐसे आज तक इतिहास में कभी हुए ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास कमी किस चीज की है? टाइम ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी टाइम सेविंग डिवाइसेस। जानते हो टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर हम लोग गलत हो गए। हम लोग अपनी प्रायोरिटीज मिस कर गए साहब। और जब हम अपनी प्रायोरिटीज मिस कर जाते हैं तो हमारे को पहचानना मुश्किल हो जाता है व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अर्जेंट जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो, और इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि अर्जेंट हो। बट एक बहुत अजीब चीज है, कभी भी हम इंपॉर्टेंट चीज को अगर इग्नोर कर देंगे, वो हमेशा अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, एक्सरसाइज रोज करना इंपॉर्टेंट है, सेहत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर शाम को मेरी कोई जरूरी मीटिंग है और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दूं लंबे टाइम के लिए, तो मैं अस्पताल में लैंड कर जाऊंगा। आई विल लैंड अप इन द हॉस्पिटल। सो जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसको इग्नोर कर दिया, अब वो अर्जेंट बन गई। राइट। सेम थिंग इन लाइफ, रिलेशनशिप, रिश्ते, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अपने रिश्तों को इग्नोर कर दीजिए बहुत लंबे के टाइम के लिए, क्या होगा? आप वकील के थ्रू बात करना शुरू कर दोगे। यू स्टार्ट टॉकिंग थ्रू योर lawyers. So you ignore what is important, it converts into urgent. और वो ऐसा अर्जेंट बनता है कि लाइफ खराब कर देता है। बिल्कुल। आई थिंक जो सर आपने तीनों स्किल्स बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है, आई थिंक ये तीनों स्किल्स आनी चाहिए। जैसे आपने पीपल स्किल बताया, और मैं हंस रहा था क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा था उस चीज से। फिर जब मैंने भी स्टार्ट किया, और ये कई लोगों की मेंटालिटी भी होती है कि जब हम काम करते हैं तो लोगों को लगता होगा कि यार, मेरे को भी लगता था कि पहले मैं काम करता था कि यार ये लोग मेहनत तो सब दूसरे लोग कर रहे हैं, मतलब टेक्निकलिटी इन द बिजनेस, सारे टेक्निकल, जैसे एडिटिंग हो गया, ये सारी चीजें ये दूसरे कर रहे हैं, लेकिन बॉस सिर्फ कुछ काम नहीं करता, वो तो ऐसे ही पैसे कमा रहा है। ऐसा पहले थॉट थी मेरी। बट फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक आप इन द बिजनेस होते हो, आप ग्रो नहीं कर पाते, और मुश्किल वो होता है कि आप 5 लोगों से काम करवा पाओ। और इसलिए तो मैनेजर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं, और जो सीईओज होता है वो ज्यादा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को संभाल रहा है। अगर, और इसका एग्जाम्पल भी, कई बार आप एक ट्रिप पे चले जाओ, 10 दोस्तों को साथ में ले लो, आप 10 को एक चीज कई बार करवा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट इज सो डिफिकल्ट, और उसमें पीपल स्किल रखना बहुत जरूरी है। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको पता होता है कि एक्चुअली में वो कितना यहाँ से मेहनत कर रहे होते हैं और सब चीज को प्रॉपरली कर रहे होते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग मोर। तो पीपल स्किल कंप्लीटली एग्री सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करना है, फिर पर्सुएशन करना है, उसमें सेलिंग भी आ जाती है। हम अपने आप को कन्विंस कहीं ना कहीं, जैसे
जितनी भी बातें करते हैं हम कहीं ना कहीं अपनी बातों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जॉब में हर जगह पे। और थर्ड आपने बताया टाइम, क्योंकि मैं भी आज भी देखता हूँ प्रायोरिटाइजिंग। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि कई सारे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि कंटेंट करना है, ये करना है, वो करना है, बट एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो वो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो ये कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उसका भी आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वाला एग्जाम्पल। तो सर इसमें मैं अगर एक चीज ऐड करना चाहूंगा पिछले जो मैं बात कह रहा था, कि अगर आप जीवनी पढ़ें उन लोगों की जो सफल हुए हैं और उन्होंने सफल बनने के बाद मेंटेन किया है। इसी आदमी ऊपर चढ़ता है, अगर उसका चरित्र नहीं होता गिर जाता है वापस। देखिए, काबिलियत आपको ऊपर ले जाती है लेकिन चरित्र आपको मेंटेन करता है वहां पर। कैरेक्टर भी तो चाहिए, कैरेक्टर। तो अगर आप देखें जीवनी, आप पढ़ें उन लोगों की जो सफल हुए हैं, और सेम थिंग जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सफल हुई हैं, लुक एट टाटास, अभी यही हाल की बात है। ये सब एक अपना सिद्धांत से जिए हैं, वो ये है, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को। आप देखिए जो इस तरीके से जिए हैं, आज उनकी कहाँ दुनिया याद करती है उनको, किस तरीके से सारी दुनिया ने मौन किया है। अरे प्रधानमंत्री आए चले गए, प्रेसिडेंट आए चले गए, लेकिन किसी को इतना अपना दुख तकलीफ नहीं हुई जैसे अब सारे देश एकदम उदासी छा गई थी एकदम। राइट कि रतन टाटा जी गुजर गए, रतन टाटा जी गुजर गए, एक अच्छा इंसान चले गए, एक अच्छा इंसान चला गया और देश करीब हो गया। वाकई में देश करीब हो गया। प्रधानमंत्री आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट लुक एट द इंटेग्रिटी, ईमानदारी जो थी इनके अंदर, इन्होंने, और इनकी हर डिसीजन के पीछे क्या छुपा था? इंसानियत और देश प्रेम, दो चीज, इंसानियत और देश प्रेम। इन्होंने नैनो गाड़ी कैसे बनाई? नैनो, इन्होंने देखा कि एक अपना यंग कपल दो बच्चों के साथ टू व्हीलर में जा रहे थे और बारिश पड़ रही थी, भीग रहे थे, और आदमी सोचता है कि एक्सीडेंट का चांस भी ज्यादा हो सकता है कहीं पर, तो उन्होंने सोचा कि यार एक छोटी गाड़ी बनाई जाए इस तरीके से, और 1 लाख रुपए के अंदर, ताकि ऐसा परिवार जो भी है वो गाड़ी में चले और सेफ्टी हो उनको। देखिए इनकी मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन, इतना अच्छा मोटिवेशन इंसानियत है और देश के प्रति है। राइट, तो इसी चीज ने इनको ऊपर लेके चले गए सब। राइट, और आज देखो कहाँ थे। राइट, आई थिंक इलॉन मस्क ने भी ये चीज कहा था, उन्होंने भी ये रतन टाटा जी का जो इनोवेशन था नैनो कार, जो उन्होंने इतनी चीप बना ली थी, इतना मतलब सस्ते में उन्होंने इतनी अच्छी चीज क्रिएट करी थी लोगों का सोच के, बट कई बार लोग सर ये अप्रिशिएट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि कोई इंसान उनके लिए अच्छा कर रहा है, उनको लगता है कि वो ऐसे अपना कमाने के लिए किया जा रहा है, बट लोगों को समझना चाहिए कि वो इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। बेटा ऐसा है, सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, और ना ही वो कर रहे थे कि अपनी तारीफ सुनने के लिए कि देखो रतन टाटा जी ने कर दिया, इसके लिए नहीं कर रहे थे। वो जिसके अंदर इंसानियत सच्चाई होती है वो बेईमानी झूठ कर नहीं सकता साहब वो, क्योंकि करेगा तो अपने अंदर उसको आत्मग्लानि होगी, अपनी नजरों में गिर जाएगा। वो उनके लिए नहीं करते हैं साहब कि हम ये मेरी तारीफ करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, अरे करे ना करे मारो गोली, क्या कर लेना देना से, अपनी इंटेग्रिटी रखो। दैट्स राइट। आप अगर अच्छा काम नहीं करते हो, गलत करते हो, बेईमानी करते हो, आप अपने आप को शीशे में देख सकते हो क्या? और अपने अंदर अपनी नजरों में गिर जाते हो आप। राइट, और आप अच्छा कोई काम भी करते हो, अपनी नजरों में खुद ही उठ जाते हो आप। यही चीज इंसान को आगे ले जाती है, यही चीज मोटिवेट करती है। लोग कहते हैं साहब मोटिवेट कैसे हो गए? राइट, ये तो क्वेश्चन होता है कई बार लोग, ऐसी मोटिवेशन कैसे होती है? ऐसी तो होती है, आप कोई अच्छा काम करते हो, यू फील गुड, आप अंदर अच्छा महसूस करते हो, जब अच्छा महसूस करते हो दोबारा से वही करते हो आप। एग्जैक्टली, फिर से वही करते हो आप। तो इट इज दैट फीलिंग जो है ये आपको ऊपर उठाती है। राइट, तो आई थिंक ये एक आंसर है। लोग ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि कैसे, हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि आप ऐसी चीजें करो
जिस चीज पर आप बिलीव करते हो दिल से वो चीज को करो, इंटेग्रिटी रखो। ये नहीं कि अगर कोई दूसरा आपको कुछ बोल रहा है तो वो कर लो, ये नहीं कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अपने सिद्धांतों को, अपने वैल्यूज को आप नीचे डालना चालू करो, क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़े पैसे तो आ जाएंगे लेकिन आप खराब फील करने लगोगे, और खराब फील करेंगे तो एक्शन कम लेंगे, बिकॉज वो एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि आप गंदा फील कर रहे हो और उसके जैसे फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका डाउनवर्ड स्पाइरल चले जाएगा। सो मेन कोर, कई बार लोगों को लगता है इसे बड़ी बड़ी बात है, बट एक्चुअल में ये कितना इंपॉर्टेंट है एक्शन लेने के लिए लोग। मैं तो अभी न्यूज में पढ़ रहा था कहीं पर कि रतन टाटा जी की जब डेथ हुई तभी वो एक पॉलिटिशियन को मार दिया था गोली में, क्या नाम, बाबा सिद्दीकी। तो बोले बॉलीवुड इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया, शायद उनको इतनी उदासी रतन टाटा जी के यहाँ नहीं हुई जितनी उदासी उसके बाबा अपना सिद्दीकी के लिए हुई। तो सब परेशान थे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ बॉलीवुड को, इतना अच्छा इंसान चला गया, तो उनके दिल में कितना दुख दर्द हुआ होगा भगवान जाने। लेकिन जो यहाँ पे दिखा है लोगों को, बोले यहाँ तो लग रहा था कि जैसे एक परिवार का चला गया यहाँ से, वहां पर ऐसा लगा नहीं इनको, ये रिएक्शन था। अब लेकिन इनकी मर्जी है, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सब अपना नैरेटिव चलाते रहते सर। सर कमिंग बैक टू योर स्टोरीज, आपने सेलिंग करी और फिर आपने कंपनीज भी फॉर्म करी और कई 100 लोगों को भी संभाला, फिर वहां से आप ऑथर बनने का कैसा डिसीजन आपने लेके बुक लिखना है? ये बुक लिखने की जो मेरी लालसा थी, ये कोई, जब मैं कनाडा गया वहां पे अमेरिका, तो मेरे ख्याल इट वाज 40 years ago, 40 साल पुरानी बात है ये, जब गाड़ियां साफ करता था वहां पे। तब से दिमाग में था कि ये किताब लिखूंगा, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। मेरे दिमाग में ये था इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब लिखूंगा मैं। तब किताब कभी पढ़ी नहीं, ना लिखी, तो लिखेंगे कहां से। तो जब दिमाग में कोई चीज आती थी, डॉक्टर पील को मिलने के बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात की मैंने, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे को जो रास्ता दिखाया, और अगर वो रास्ता ना दिखाते तो मैं शायद आज भी गाड़ी साफ कर रहा होता। तो वहां से मेरे को एक आदत सी पड़ गई एक किताब पढ़ने की। अच्छा। तो मैं तकरीबन एक के बाद एक किताबें, 30 40 किताबें खरीद लाता था, पढ़ता था, साल में 40-50 किताबें पढ़ लेता था मैं। अच्छा। तो इस तरीके से ग्रेजुअली मेरी जिंदगी में बदलाव आया। तो जब मेरी जिंदगी में बदलाव आया तो मैंने कहा कि देखिए, किसी ने मेरा मार्गदर्शन किया है, इसी वजह से आज मैं कहीं पहुंचा हूं। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे को भी समाज को वापस लौटाना है। तो मैंने अपना टाइम वॉलंटियर करना शुरू किया जेल में इन अमेरिका। अच्छा। इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स इन द जेल्स, वहां पे जाके मैंने एटीट्यूड एंड सेल्फ एस्टीम प्रोग्राम सिखाना शुरू किया एज अ वॉलंटियर। और जो मेरे को वहां पे सीखने को मिला, इट वाज अनबिलीवेबल। अब मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन समझते हैं, मर्डरर्स, रेपिस्ट, दीज आर बिग टाइम क्रिमिनल्स। तो वहां पे जाके मेरे को सीखने को मिला, और मैंने देखा कि लोगों में बदलाव आया मेरे प्रोग्राम से। तो उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके गया। लेकिन किताब लिखने का क्या था कि कभी कहीं बाहर चले जाना, कोई आइडिया दिमाग में आना या कोई विचार आना, तो कागज पेंसिल लेके घूमते नहीं थे, वहां से नेपकिन उठाया लिख लिया, नेपकिन उठाया पॉकेट में डाल दिया। तो इस तरीके से चुटके बना के फिर दफ्तर में आता था, वो सब एक डिब्बा रखा हुआ था मैंने, उस डब्बे में सब डाल देता था। अच्छा। और मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे साथ 20 साल उसने काम किया अमेरिका में। तो जब ये डिब्बा भर गया ना, तो मेरे को आके कहती है, ये डिब्बा भर गया, इसको क्या करोगे भाई? तो मैंने कहा इसको खोलते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा कि तुम बैठो, मैं डिक्टेट कराता हूँ। तो एक एक चुटका निकाल के यहाँ से देखा, उसको जुड़ा, उसको जुड़ा। इस तरीके से किताब लिखते लिखते 30 साल लग गए मेरे को। अच्छा। पहली किताब, लेकिन 30 साल तो लग गए, लेकिन किताब लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप तो 2 दिन में लिख दोगे किताब। लेकिन एक मास्टरपीस को लिखना बहुत टाइम लगता है। राइट। मास्टरपीस, क्योंकि हम चले जाएंगे, किताब तो यहाँ रह जाएगी। राइट। तो सारी जिंदगी के लिए रहना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए रहना है। राइट। आई थिंक सर, मैं
वो बुक इसीलिए इतनी पावरफुल बनी भी, लोग बनाने के लिए, आपने सही बोला, आज तो चैट जीपीटी आ गया, एक बार में आप लिख दो, लेकिन उसमें वो डेप्थ नहीं रहेगा। वो कुछ तो है यूनिवर्स का, जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा समय लगाते हो, वक्त लगाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, टाइम देते हो, तो कुछ ब्यूटीफुल बनता है। और वो मैं तब आप अभी भी मैं खोल रहा था पेजेस, और उसमें से एक मैं बोला यार, एक लेसन जो है उस पर एक बुक है जो आपने बातें लिखी हुई है, कई सारी एकदम छोटी छोटी स्टोरीज है, लेकिन वो छोटी छोटी स्टोरीज बहुत पावरफुल है, जिनके ऊपर कई बार वही टॉपिक के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी है, तो वो दिखता है आपका सारा जो लर्निंग्स है वो आपने कैसे कंप्रेस करके लिख दिया है। तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ टू से कि इस बुक में कई सारी बुक्स का निचोड़ है। तो अगर कोई इंसान ये बुक पढ़ ले तो काइंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बुक की समरी उसने एक साथ पढ़ लिया है और आइडियाज ला लिया है, क्योंकि इसमें इतनी सारी डिफरेंट स्टोरीज है। सर आपने बताया आप जेल में थे, तब कोई ऐसा कोई एक नहीं, मैं जेल में नहीं था। जेल में मतलब गए थे जब सिखाने के लिए मैं जेल में वॉलंटियर आप जब करते थे, तो वो टाइम पे गलत साउंड हुआ कोई बात, बट तब आपने कुछ ऐसा कोई एक लेसन, आपने बोला मैंने बहुत सारे लेसन सीखे वहां पे, कोई एक इंस्टेंट लेसन या कुछ किसी पे इम्पैक्ट पड़ा वो आपको याद रह गया? मेरे को बिल्कुल याद है। हाँ, क्योंकि एक आदमी से मैंने पूछा कि भैया क्या सीखे इन पीछे, तो कहता है कि मैं बाहर निकलूंगा यहाँ से जेल से, तो मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा इंसान बनने की। तो मैंने कहा फिर से बताओ, तो बोले मैं कोशिश करूंगा अच्छा इंसान बनने की। तो मैंने तीसरी बार पूछा कि भैया फिर से बताओ क्या करोगे। जब मैं तीसरी बार पूछा उससे, 6 फुट 10 इंच का था, 300 पाउंड वजन, उसको गुस्सा आ गया साहब। अच्छा, तीसरी बात मैं वही बात पूछ रहा हूं कि जब यहां से जेल से निकलोगे क्या करोगे, और मेरे को 2 बारी बोल चुका था मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा इंसान बनने की। जब तीसरी बारी पूछा तो एकदम कड़क के आई और पांव जमीन में जोर से मार के कहता है मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। पहले कहता था एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा ये फर्क हो गया। मैंने कहा कोशिश करोगे तो जेल वापस आओगे, दोबारा से वापस जेल में आओगे। काम करो या ना करो, कोशिश करना बंद कर दो। Either you do it or you don't do it. There is no try business here. Try business नहीं है। जिसको काम नहीं करना होता ना, जानते हो, कहता मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। वो शुरुआत ही उसी से करता है, एक डाउट के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में मेंटली खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है। आप देखिए कितने लोग आपके पास काम करने आएंगे, कहता है साहब मैं आई विल ट्राई टू डू दिस जॉब, काम हो जाएगा तो ठीक है मैं काम करूंगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। साहब गारंटीड वो कभी होएगा ही नहीं। सही बात है, गारंटीड नहीं होगा। आपकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है साहब। आप शादियां ट्राई करते हो क्या? हर घंटे घंटे नई नई शादी ट्राई करते हो? इट डजंट वर्क। यू हैव, इट इज अ कमिटमेंट, उसके बगैर नहीं हो सकता कुछ। राइट, दैट्स आउट। राइट। ये चीज मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस की। जब मैंने अपना पहला चैनल स्टार्ट किया, सीकेंड चैनल स्टार्ट किया था ना, मेरे दिमाग में डाउट था ही नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा। मेरे को था चलाना ही है इसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को चलाना ही है। और टू बी ऑनेस्ट ये कन्विक्शन आ जाता है तो चीजें काम करती ही करती है। बट क्वेश्चन ये है ना, कई बार ये कन्विक्शन लोगों में, मैक्सिमम लोग में आ नहीं पाता है, तो वो कन्विक्शन आएगा कैसे? देखो अभी रतन टाटा जी का मैं पढ़ रहा था, वो क्या कहते थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ठीक डिसीजन कैसे लेते हो, हाउ डू यू टेक राइट डिसीजन? बोला नहीं, आई टेक अ डिसीजन देन आई मेक इट राइट। ही सेड मैं एक फैसला लेता हूं, उसके बाद आई मेक श्योर इट टर्न्स आउट टू बिकम्स राइट। क्योंकि हर आदमी हर फैसला ठीक नहीं होते हैं, तो वी हैव टू मेक अ डिसीजन and make sure we convert it into a right decision. तो ऐसे ही होता है सारी जिंदगी में। 100% कॉन्फिडेंस से घुसे और अब फिर फिगर आउट करते रहे। कहना आसान है, but takes a lot of courage, guts, conviction, integrity, ईमानदारी, सच्चाई, हार्ड वर्क, मेहनत, सब कुछ लगता है भैया इसके बगैर नहीं होते हैं ये सब। There are a lot of movies. हाँ। नहीं तो आज तो बहुत से लोग एडवर्टाइज करते हैं कि 99 रुपए दो, हमारा प्रोग्राम अटेंड करो और मिलियनेयर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे। आपको सब एडवर्टाइज कर रहे हैं सारे। 99 रुपीज दो, प्रोग्राम करो, करोड़पति बन जाओ। वेट लॉस करना है, बिना खाए पिए, खाना पीना सब खाते रहो, बिना एक्सरसाइज किए 20 किलो वजन 30 दिन में घटा लो। आप करवा दो यार। एडवर्टाइज कर रहे हैं सब दनादन।
यही है। एक और स्पीकर है, वो कहता है 10 दिन में एमबीए दे दूंगा मैं आपको, एमबीए की डिग्री दे दूंगा। एमबीए ये नहीं है कि इलीगल है, एमबीए आप दे ही नहीं सकते, खाली यूनिवर्सिटी दे सकती है, लेकिन वो एडवर्टाइज कर रहा है कि मैं एमबीए दे दूंगा आपको। क्या बात है साहब? ये हेरा फेरी, बेईमानी, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बेईमानी, इसी से पैसा कमा रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। यही फर्क है कि टाटा को याद करते हैं और उनके जाने के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट होती है। राइट। देखिए, सॉल्ट से लेके सॉफ्टवेयर, कोई चीज ऐसी नहीं जो टाटा को जिसने टच नहीं किया। स्टील है, कार है, तेल है, ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, यू नेम इट, इट इज ऑल देयर। सो इट्स अ टाटा। लिटरली इन्होंने किस हॉस्पिटल, होटल, हर चीज बनाई है इन्होंने। मेरा बस चले, मैं कल, अब तो टाटा जी रहे नहीं, बट मैं कल टाटा जैसी कंपनी को बोलूं कि यार 1000 हॉस्पिटल और 1000 होटल बना के आप तैयार कर दो 2 साल में, और कर देगा वो साहब। यहां पर 1000 होटल और 1000 हॉस्पिटल आप 24 महीने में तैयार करके दे दो। भाई एयर इंडिया किसने शुरू की? टाटा ने शुरू की। और जानते हो, गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इनसे ले लिया एयर इंडिया, कोई पैसे नहीं दिए इनको। अच्छा। क्या दिए? कुछ भी नहीं। और अब इनको वापस भेज दी तो इनसे पैसे लेके ले लिए। और बट टाटा, इनकी भी देखिए कितना बड़ापन है, कैसे इन्होंने अब वापस इसको लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया वापस लिया उन्होंने। राइट। अगेन इंटेग्रिटी, जैसे आप बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं पूछूं, वैल्यूज, इंटेग्रिटी और ऐसी कुछ चीजें जो लोगों को जिस पे काम करने की जरूरत है एक बड़ा इंसान बनने के लिए, ऐसा इंसान जो टाटा जैसा बनना है, तो आपको और कोई क्वालिटीज लगती है? जैसे इंटेग्रिटी हो गया, और कुछ चीजें हैं जो कोर फंडामेंटल्स है आपको लगता है कि अच्छा? इंटेग्रिटी है, हार्ड वर्क है, इसी, और फेल होने के लिए भी तैयार हो जाओ। क्या ये फेल नहीं हुआ? क्या टाटा, ये जब फोर्ड मोटर्स ने इनको रिफ्यूज कर दिया था पहले, टाटास को, एंड ही वाज इंसल्टेड, बट एनीवे, फोर्ड मोटर्स ने कहा था कि आप गाड़ी बनानी है तो क्यों गाड़ी के चक्कर में पड़े हुए हो? फिर वही उन्होंने फोर्ड मोटर्स से जैगवार और लैंड रोवर खरीद के, टुडे ही हैज मेड दैट इनटू अ वर्ल्ड कार। दुनिया खरीद रही है। सो बात यह है कि बहुत सी चीजें इंसान करता है, इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू integrity, hard work, vision, far-sightedness, and so on. All these things put together, उसके बगैर काम नहीं होता है साहब। राइट। आई थिंक ये सारी बातें बुक में, यू कैन विन में भी बताई गई है, मैक्सिमम कई सारी बातें इसमें बताई गई है। बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक चैप्टर या फिर कोई एक लेसन जो आप चाहोगे कि ये लेसन तो सबको आज से अप्लाई करना चाहिए, तो वो कौन सा होगा यू कैन विन का? लेसन छोड़िए आप, मैं एक लफ्ज बताता हूँ आपको। अच्छा, okay. कई बार मेरे से पूछते हैं लोग कि अगर सफलता की एक चाबी हो, एक लफ्ज हो, क्वालिटी विच मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल, एक ओनली वन, अवल तो एक होती नहीं, एक से नहीं होता है। राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज। बट अगर एक हो खाली, तो मैं उसको बोलूंगा, इंग्लिश में उसको कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड द बाउंस बैक एबिलिटी। कि आप देखेंगे हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। दोबारा कहता हूं, हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है, लेकिन कोई भी असफलता नहीं देखता, वो खाली सफलता देखता है और कुछ नहीं। तो गिनती के हिसाब से देखते हैं। तो सफलता किसे कहते हैं? सफलता उसे नहीं कहते कि आप कितना ऊपर गए, सफलता उसे कहते हैं कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं। राइट। और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले आप कैसा कर रहे हो। सफलता उससे मापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा काम कर रहे हो। आप देखें, एथलीट दूसरों के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा, एंड दैट इज द की। और आप देखें, माइकल फेल्प्स का हाथ टूट गया, ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी, उसकी आईसाइट वाज -10। अब इन लोगों ने कहां पे लेजेंड बन गए, ये लोग दुनिया में कितना नाम किया इन लोगों ने। इन सब को प्रॉब्लम थी,
माइकल फेल्प्स को थी, ब्रूस ली को थी, स्टीव जॉब्स को थी। वो पैदा हुआ, he was put up for adoption. कहता है nobody wanted me. The day I was born, I was put up for adoption. मेरे को निकाल दिया उसने। And कहता है कि now in spite of this, look at all these people. All of them had problem. Right. तो जब हम जीवनियां पढ़ते हैं ऐसे लोगों की, it forces us to redefine the word success. Success समस्या के ना होने को नहीं कहते हैं। It is not absence of problems. It is overcoming problems. Right. Problem इनको सबको थी। I think ये और कईयों को, by the way, कईयों को इतनी प्रॉब्लम थी जो हमारे को है ही नहीं, और हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन they went through much bigger problems than we are facing. Right. I think सर ये सक्सेस के डेफिनेशन को आपने रीडिफाइन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को समझना कि हम सक्सेस को सब वो चमकती हुई चीज़ है, जो मेडल्स है, माइकल फेल्प्स के जो मेडल्स है वो दिख रहे हैं, पैसे दिख रहे हैं, ऑफिस दिख रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही है, बट हम वो नहीं देखते कि पीछे उन्होंने वो चीज़ अचीव करने के लिए कितनी चीज़ करी, वो हाईलाइट नहीं हो पाता है। और आपने बोला कि जो जितना गिरते हैं, रीडिफाइन आपने ऐसा कर दिया कि जितनी बार गिर के उठा है उसको सक्सेस समझो। तो ये चीज़ हम डेली अप्लाई कर सकते हैं कि आप डेली कितनी बार ट्राई कर रहे हो, हार रहे हो और वापस से ट्राई करो, दैट इज सक्सेस। एक और चीज है जो सब चीज से बड़ी, जो इंसान को गिराती है, जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है ना, वो कभी जिंदगी में ऊपर नहीं जाएगा। वो सारी दुनिया को दोषी ठहराएगा, एक्सेप्ट हिमसेल्फ। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, दे विल ब्लेम द होल वर्ल्ड। और खास तौर पे ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये इंडिया को ज्यादा अप्लाई करता है। अब देखें, मीडिया में कोई भी आप चैनल खोल लो, क्या देखते हैं? हॉरोस्कोप। पहले देखेंगे गुरुजी, स्वामी जी, बाबा जी बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं, नाम बोलो, कहां से बोल रहे हो बोलो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो, फिर गुरुजी मालूम नहीं। तो वहां पर गुरुजी ने लैपटॉप रखा हुआ है, तो टिक 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 करेगा, भाई दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, प्रॉब्लम होगी। अब फिर कहता है मंगलिक 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 मंगलिक, फिर कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब दूसरा घबरा रहा है कि शनि चढ़ गया, अब शनि को उतारें कैसे? कहता है काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो। सब यही कुछ कर रहे हैं लोग। मेरा तो सवाल ये है कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। सवाल यह है कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है, यहां से बाहर नहीं जाता? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं होता वहां पर? देखो, अगर आप जीवनी पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद की, गुरु नानक की, इन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया, कभी नहीं किया, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई की। यह अंधविश्वास है, विश्वास ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। राइट। और विश्वास जो सर होता है, आई थिंक अपने ऊपर होना चाहिए और ऊपर वाले पे भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। You see, you have to have that confidence, but not over confidence. वो arrogance हो जाती है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, राइट, बिल्कुल। और मैं भी कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं में फर्क है। मैं ही कर सकता हूं, दुनिया और में कोई नहीं कर सकता, फिर रावण हो आप, रावण बन गए आप। तो बात ये है, ये अहंकार है, उसी को ले डूबता है। बट अल्टीमेटली आप देखिए, जिस आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है ना, अब देखिए उतार चढ़ाव तो हर एक जिंदगी में आता है। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है। तो जिसने कहीं जिंदगी में जाना है, वो कभी भी उतार आएगा तो एनालाइज करता है कि अगर दोबारा से ऐसी हालात फिर से आ जाए तो मैं क्या करूंगा। अगर कहता है वही करूंगा जो किया था, तो मतलब कुछ नहीं सीखे। वो एनालाइज करेगा, सीखेगा, और दोबारा से वही हालात आएंगे तो वो ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। तो उसने सीखा। लेकिन जिसने सीखना नहीं है, जब उतार आता है, जानते हो क्या कहते हैं? मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साहब, मेरी गलती नहीं, स्टार्स।
मैंने एक आदमी को देखा, वो अब बहुत ज्योतिष वगैरह करते हैं तो अंगूठियां नग पहना देते हैं इधर 15। तो एक आदमी ने 10 उंगलियों में नग पहने हुए थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई 10 नीचे भी पहनी क्या, कितनी है? सोचो आज। और आज बहुत से लोग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, वो श्रद्धा की वजह से नहीं जाते हैं, डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, इसी डर से कर रहे हैं। क्या किया आपने? और वो डर भी सुपरफिशियल है, मतलब डर है ऐसे कि आप झूठ से झूठ, मतलब गलत काम है वो मत करो। आप देखो टेलीविजन पे तो बहुत टाइम के लिए ये बाबा जी आए हुए थे, वो हजारों की भीड़ लगी होती थी, तो अपनी समस्या बताते थे, तो बाबा जी पूछते थे कल जलेबी खाई थी? बोले नहीं। कल गोलगप्पे खाए थे? नहीं खाए थे। खाए थे? अच्छा, फिर चटनी कौन सी खाई थी? लाल वाली। बोले यही प्रॉब्लम है, लाल वाली खाई थी। अब यही तो हाल है, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना किसी चीज पे। बाबा जी, गुरु जी, और लोग उनके पांव पकड़ रहे हैं, साहब पांव पकड़ रहे हैं, गुरु जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कौन सा, और ये जेल होना चाहिए उसको, गुरु को कौन सा आशीर्वाद मांग रहे हो आप? तो बात ये है कि जो इंसान परमात्मा को अंदर से श्रद्धा से समझता है, मानता है, वो सच्चाई अच्छाई के अंदर आगे जाता है, उसके अंदर बल्कि और ताकत आती है, बल्कि कमजोर नहीं होता वो। राइट, ठीक ताकत आती है। राइट। आपने भी एक लाइन बोली थी, वो बहुत, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअलिटी। आप सच्चे दिल से कोई अच्छी चीज बनाओ, किसी का फायदा कर दो, और वो भी स्पिरिचुअलिटी हो गई ना। बिल्कुल होगी। आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब हमारे में भी एक चीज बोली गई है ना, अगर एक हदीस काइंड ऑफ चीज है जिसके अंदर बोला गया ना कि जब किसी से पूछा गया, हमारे थे कि अगर मरने का वक्त है, आपको मालूम है कुछ टाइम बचा हुआ और आप मरने वाले हो, तो आप क्या काम करोगे? तो यूजुअली लोग क्या बोलते थे, हम नमाज पढ़ेंगे, याद करेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है? कि मैं जाके तिजारत करूंगा, बिजनेस करूंगा ईमानदारी से, दिल से। और उसको ही उन्होंने इबादत का नाम दिया कि अगर आप सच्चे दिल से अच्छी चीज कुछ अच्छे लोगों को दे रहे हो और उनको धोखाधड़ी से सब नहीं कर रहे हो, तो वो वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इबादत है, मतलब आप गॉड का काम कर रहे हो। आई थिंक ये चीज भी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब में है, कोई भी मतलब रिलीजन की बात नहीं है। मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एथिक्स नहीं है। तो वही टाटाज लोग को देखो, उनके एथिक्स कितने स्ट्रांग है, इसलिए तो इतने बड़े बने, इसलिए तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो कोर है एथिक, राइट सर? तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे सर? पैसा इंपॉर्टेंट है, सही बात है, बट उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? कितना उससे अट्रैक्ट होना चाहिए, कितना अपने आप को छोड़ के रखना चाहिए? देखिए, पैसा इज इंपॉर्टेंट, और जो, बट पैसा इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ओके, मनी इज इंपॉर्टेंट। इसी जो लोग कहते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो या बेवकूफ है या अरबपति है खुद ही। वही कहता है कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। पैसा इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बिना पैसे के आप कर भी नहीं सकते कुछ भी काम। कैपिटलिज्म। और वो कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं ला सकता है। मेरा सवाल ये है, क्या गरीबी खुशी लाती है? क्या वो भी नहीं ला सकती है। और अगर मेरे को दुखी रहना है तो पैसे के साथ दुखी रहूं बजाय पैसे के बिना दुखी रहूं, तो इट बेटर कम से कम कंफर्ट में तो दुखी रहोगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बात यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मनी इज, कहते हैं कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, नॉट ट्रू। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, द लव ऑफ मनी is the root of all evils. Loving money using people, you got it wrong. But loving people using money, you got it right. तो पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, गरीब के लिए एक शेल्टर है, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा है, बीमार के लिए दवाई है, और भूखे के लिए खाना है। तो मनी इज वंडरफुल। इट इज द लव ऑफ मनी विच इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। सो आप देखें, पैसे के बगैर आप भला भी नहीं कर सकते, दूसरे का भी नहीं फायदा कर सकते। कैसे करोगे आप? अपने ही नहीं कर पाएंगे, दूसरे का कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए अलग अलग किस्म के अरबपति लोग होते हैं। कुछ अरबपति होते हैं कंपटीशन करते हैं आपस में, इसके पास इतना है मेरे को इससे ज्यादा होना चाहिए, इसके पास इतना है मेरे पैसे और ज्यादा होना चाहिए। वो सांप के तरीके से खाली वो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके साथ कंपटीशन करने के लिए, और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत से अरबपति ऐसे होते हैं, वो दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं और कमाऊंगा और दान दूंगा, और कमाऊंगा और समाज का भला करूंगा, और जैसे टाटा के लोग हैं, ये लोग अपना जितना और कमाते हैं उतना और समाज का भला करते हैं। आप देखिए 66% पैसा जो टाटास का है,
इट गोज इनटू चैरिटी। आज भी वही हो रहा है। और हमारे यहाँ तो मेरे को कोई भी चीज खरीदनी होती है या किसी दफ्तर में कुछ खरीदना होता है तो मैं कहता हूं अगर टाटा बना रहा है तो टाटा से खरीदो। बोले नहीं मैं प्राइसेस चेक करूंगा दूसरे की तीसरे की। मैंने कहा कोई प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टाटा से खरीदो। आप लेवल ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट। तो सबसे बड़ी कमाई तो वही होती है, ट्रस्ट, एंड दैट्स इट। राइट। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर पैसे ही कमाना है स्किल्स के तौर पे, तो आप कुछ स्किल्स ऐसे कर सकते हो कि ये 3 स्किल्स अभी सीखना स्टार्ट कर दो। लेकिन अभी लोग देख रहे होंगे वो मोटिवेटेड हो रहे होंगे, बट उस मोटिवेशन का यूज करके एक्शन क्या लेना जाने, अब भी क्या एक्ट कर सकते हैं आज के टाइम पे आपको लगता है? मैंने जो 3 स्किल्स बताए ना उस पे कम वही जरूरी है। पीपल स्किल्स, योर परसुएशन स्किल्स एंड थर्ड प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स। ये 3 चीज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि इंसान जिंदगी में अच्छा काम कैसे करता है और बढ़ता कैसे है। 3 चीजों में फर्क देखना पड़ेगा। एक लेबरर में, मजदूर में, कारीगर में और कलाकार में क्या फर्क होता है। जो सिर्फ हाथ से काम करता है उसको मजदूर कहते हैं, जो हाथ से और दिमाग से काम करता है उसे आप कारीगर कहते हो, जो हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसको आप कलाकार कहते हैं। और जब तक हर चीज को हम एक कला का रूप नहीं दे पाएंगे जिंदगी में हम कभी निपुणता से काम कर ही नहीं सकते। नेवर नेवर। ये तीनों चीज का मिश्रण होना चाहिए, तब आप जाके उसको प्रोफिशिएंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हो आप। बहुत साल पुरानी बात है, हाई जंप का रिकॉर्ड था 7 फुट 4 इंच। तो किसी ने चैंपियन से पूछा कि भैया तुम 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर लेते हो? पोल वॉल्ट नहीं, हाई जंप। तो जवाब देखिए वो क्या कहता है। कहता है मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चलाता है। मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चलाता है। एक बात बताओ, हाउ कैन ही नॉट बी अ चैंपियन? हाउ कैन ही नॉट बी अ चैंपियन? आप देखिए, कोई भी काम करते हो, किचन में खाना बनाते हो, आपको 2 मिनट में मालूम हो जाता है कि हाथ से बनाया या दिल से बनाया गया। डॉक्टर आपको देखने आता है, अब वो भी 2 मिनट में बताते थे ये क्या यहाँ पर खाना पूरी कर रहा है या दिल से देखने आया। सही बात है। 2 मिनट में। सो जिसने ईमानदारी से काम किया है वो हमेशा तीनों चीज का मिश्रण है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाथ, दिमाग और दिल, तीनों का मिश्रण होगा तभी आप काम अच्छा कर सकते हो, वरना जिंदगी में आप कर ही नहीं सकते। नेवर। राइट। ये एग्जांपल पर रेजोनेट कर पा रहा हूं। कई बार डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ ऐसे देखने के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल से, और दिल से मतलब ये कि पैशन, दे रियली लव व्हाट दे आर डूइंग। उनको वो चीज पसंद है और वो सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट उनका इंटेंशन प्योर है। वो सच में चाहते हैं कि मरीज बीमार ना हो, या फिर वो सच में अगर ये मग बना रहे तो सच में चाहते हैं वो ब्यूटीफुल बने, ना कि सिर्फ मग बना के खत्म करना है। बट आजकल का एक लाइफस्टाइल, एक कल्चर ऐसा है कि फास्ट लिविंग, फटाफट ये काम करना, ये करना है, बुक लिखनी है, वीडियो बनाना, ये करना है, बहुत घाई है। और वो एक पैशन, वो दिल छूट जाता है कहीं ना कहीं। एक बार हम हाथ भी चला लेते हैं, दिमाग भी चला लेते हैं, लेकिन दिल कहीं पीछे रह जाता है, और इस वजह से शायद लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती है। और आपने वो बताया ना, वो फील नहीं आ पाता होगा, फिर वो गंदा फील करने लग जाते हैं और फिर एक्शन भी नहीं ले पाते। राइट सर? बिल्कुल। एक आई थिंक कौन सी कंपनी ने एक स्टडी किया था कि एवरेज, ऑन एन एवरेज, ये अमेरिका में था बट दिस इज ट्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट ऑन एन एवरेज हर 5 मिनट के अंदर लोग अपना मोबाइल लेकर आकर देखते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। दैट मीन्स 20 बारी हर घंटा, 20 टाइम्स पर आवर। दिस इज एवरेज। लोग देख रहे हैं कि मैसेज तो नहीं आया। अरे भाई, मैसेज आएगा तो मालूम हो जाएगा ना। लेकिन हर 5-5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं, चेक करते हैं, मैसेज तो नहीं आया। इस तरीके से जो काम करते हैं फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उसमें, और गलती होने का चांस बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। एंड दैट्स इट। हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में वी आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग अ मोबाइल इन। नहीं ले आ सकते कोई। मेरा भी मोबाइल रहेगा, बाहर रहेगा, आपका भी बाहर रहेगा, मैं भी नहीं रखूंगा यहाँ। नो डिस्ट्रैक्शन। बट नो डिस्ट्रैक्शन। सो फोकस प्रॉपरली, ईमानदारी से काम करो। आप एक बात बताओ,
डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है और साथ में घर को फोन कर रहा है, खाना पे कौन आ रहा है, क्या बन रहा है शाम को, और दूसरे फोन पे कहता है स्टॉक ब्रोकर से कौन सा स्टॉक खरीद लूं, कौन सा बेच दूं। ये काम करेगा क्या? वो तो मार देगा आदमी। नहीं ऐसे जाएगा ही कोई हुआ। वैसे डॉक्टर के पास। राइट, सो ट्रू। सर, आपकी बुक में कई सारे स्टोरीज है, कई सारे आपने एनेक्डोट्स शेयर किए हैं, छोटे छोटे लेसन है, छोटी छोटी स्टोरीज है जो बहुत पावरफुल है। तो कुछ ऐसी स्टोरीज है जो अभी याद रह गई है और आपको बहुत पसंद है इन बुक में? स्टोरीज तो बहुत सारी हैं उसमें। कुछ ऐसी कहानियां जो एकदम दिल मैं के मैं करीब? आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ हम्म, कि हम लोगों ने बचपन में सभी ने वो कहानी सुनी हुई है, हम्म, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। सुनी हुई है कहानी? राइट। बच्चे ने चिल्लाया भेड़िया आया, गांव वाले मदद करने आए, कोई भेड़िया नहीं था, तो इसने गांव वालों का मजाक उड़ाया और चले गए। दूसरे दिन फिर से चिल्लाया भेड़िया आया, फिर गांव वाले आए, फिर उन्होंने मजाक उड़ाया, फिर चले गए। तीसरे दिन भेड़िया एक्चुअली चला आया और इसने मदद मांगी, चिल्लाया, कोई नहीं आया। इस छोटी सी कहानी का क्या निचोड़ क्या है? जब किसी के ऊपर झूठे होने की छाप लग जाती है, उसके बाद वो सच भी बोले, कोई यकीन नहीं करता। और करे भी क्यों? राइट। इस कहानी का एक बहुत बड़ा एक गहराई है। वो गहराई है कि कोई भी कंपनी आप किससे डील करते हो या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, हर चीज कंपनी के साथ एक कोई वो लफ्ज जुड़ा हुआ है। एडिडास है, IBM है, कोई भी कंपनी है, देयर इज अ वर्ड अटैच्ड टू देम। क्या है? गुड, क्लीन, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी। आप कंपनी का नाम लेते हो, कट दिमाग में लफ्ज आता है टाटा, ट्रस्टवर्दी। और कई ऐसे होते हैं, कोई कंपनी का नाम लो, दिमाग में आता है बी केयरफुल, चीट, क्रुक, बी वॉच आउट। तो बात यह है, जैसे हर कंपनी का और प्रोडक्ट का एक ब्रांड एक्विटी होती है, विश्वसनीयता होती है। हमारी ब्रांड एक्विटी क्या है? आपकी क्या है? मेरी क्या है? जब भी कोई हमारा नाम लेता है, कौन सा लफ्ज दिमाग में आता है? वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, देन ओनली कैन यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड देन यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। राइट। So- और उस चीज के लिए वही ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी जरूरी है कि आप ऑनेस्ट रहो, जो आप चीज कर रहे हो उसमें सच्चे दिल से करो, और आपका उस तरीके से ब्रांड बनना चाहो। आप खुद एक चलते फिरते ब्रांड हो, तो हर एक आदमी है ना। राइट। अपने तो वैसे अपने एक्शंस को भी वैसे रखो, एक ब्रांडेड लोगों की तरह, ताकि जैसे टाटा जी का है कि नाम आते ही ट्रस्टवर्दीनेस आता है, वैसे आप खुद बनने की कोशिश करो। सर, एक स्टोरी मुझे भी याद आ रही, मैं बस वो एक छोटा सा बताना चाहूंगा। आपकी बुक में रिवाइज कर रहा था तो मुझे दिखा था कि व्हाई टू पुट अ मास्क ऑन, एक था, आपने उसका एक स्टोरी बताई। एग्जीक्यूटिव था, तो कोई तो उससे मिलने आया, और वो जैसे आया उसको थोड़ा सा टाइम उसके पास था, बट फिर भी जानबूझ के वो फोन पे लेके ऐसा बात करने लग गया कि मैं मतलब ऐसा बस दिखा रहा है कि मैं बिजी हूँ, ताकि वो थोड़ा वेट करे और मेरी ऑरा बने मेरा, काइंड ऑफ, पता नहीं वो क्या चाहता था, जो भी था। बट फिर उसने उसको वेट कराया, और फिर जब वो अंदर आया तो उसने पूछा क्यों आया, तो बोला कि सर मैं टेलीफोन कंपनी से आपका फोन खराब है, रिपेयर करना है। तो उसका ये क्रक्स आपने बताया था कि व्हाई टू पुट अ मास्क ऑन। आजकल लोग बहुत दिखावटी, मतलब एक मास्क पहन के लोग जी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालती है, हर चीज हम लोग बहुत सुपरफिशियल फेक जिंदगी की तरफ कई बार लोग जा रहे हैं, सिर्फ दिखाना है, बट वो अंदर से वैसे चीज नहीं है। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे सर? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अब बनावटी एक मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, असलियत खत्म हो चुकी है। इंग्लिश में मैंने लिखा था कि टुडे people buy things they don't need with the money that they don't have to impress people that they don't no to impress people who don't mean anything. So it is so sad but that is true. ये रियलिटी हो चुकी है। राइट। इसीलिए ये EMI कल्चर हो गया है, मतलब वो एक मिडिल क्लास ट्रैप में भी लोग फंस रहे हैं। ये भी टॉपिक बहुत चलता है आजकल, मैं बनाता हूँ वीडियोस तो काफी चलता है, मिडिल क्लास ट्रैप। लोग मतलब ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, जिसको तो मतलब कई बार जो जिनको जानते भी नहीं है, बस इम्प्रेस करना है। क्यों इम्प्रेस करना है, दे डोंट नो, बस इम्प्रेस करना है। तो वो सुपरफिशियल लेवल में कर्जे ले रहे हैं, अपनी लाइफ को पूरा एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा ले रहे हैं, और वो चीज नहीं कर रहे जो एक्चुअल में उनको हैप्पीनेस देगी। ऐसे लोगों के यहाँ पे, जिनके यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दिखावटी करते हैं, आप देखेंगे उनके घरों में बड़े टीवी होंगे, लाइब्रेरी छोटी होगी। लेकिन जिनके घरों में सच्चाई अच्छाई होगी, उनके घरों में लाइब्रेरी बड़ी होगी और टीवी छोटे होंगे। राइट।
फर्क नहीं पड़ता उसका। राइट। बुक्स बहुत पावरफुल होती है, और ये सर मैं आपसे आपसे जानना चाहूंगा, लोगों को मोटिवेट आप क्यों बोलोगे क्यों बुक्स पढ़ना चाहिए? जैसे मैं तो बहुत चीज बोल सकता हूं, आप क्यों? ये खास तौर पे मेरी जो किताब है यू कैन अचीव मोर, इसमें एक मैंने सर्वे दिया हुआ है दैट 85% ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स दुनिया में फर्स्ट जनरेशन है। सिर्फ 15% इनहेरिटेंस से आया हुआ है, 85% फर्स्ट जनरेशन। तो किसी ने इन लोगों से पूछा कि साहब इतने छोटे टाइम में इतनी फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हो गई आपकी? तो उन्होंने जवाब दिया कि दैट वी रीड बुक्स। अच्छा, हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें पढ़ते हैं? 50 किताबें साल की, मतलब एक किताब पर वीक, 1 बुक पर वीक। मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स रीड 1 बुक अ वीक, एक किताब हफ्ता। वॉरेन बफेट की आप लाइफ देख लीजिए, he spends even today 6 to 8 hours every day on reading. Bill Gates is an avid reader. तो look at this, इनको ये भी पूछा गया कि साहब आप कैसी किताबें पढ़ते हो? तो बोले साहब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। We don't read fiction because fiction will remain fiction. We only read self-help books, only self-help. And reason क्या है? बोले one good idea is worth $1 million. एक आइडिया इज वर्थ $1 million। आपको कितने आइडियाज चाहिए सफल होने के लिए? एक। लुक एट दिस, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स रीड 1 बुक अ वीक। निचोड़ क्या है? देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग, learning and earning. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. And that is the key. But लेकिन आप देखेंगे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं किताब पढ़ने का। अब वही 3-3, 4-4 घंटे टेलीविजन बैठ के सास बहू देखेंगे, सीरियल देखेंगे, दूसरा तीसरा देखेंगे, बैठे हैं सब 4-4 घंटे लगा के बैठे हैं वहां पर, गप वप कर रहे हैं। और फिर कई कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं किताब करने के। जानते हो खरीदने के, आप किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, हर किताब फ्री मिलती है। नहीं करेंगे एक्सक्यूजेस ढूंढना साहब, दैट्स इट। वही टफ काम नहीं करना, जो इजियर वर्जन है वो करना है, और फिर लाइफ डिग्रेड होगी तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं लेनी। खाली करेंगे कि साहब मेरी किस्मत ठीक नहीं, सारे काम नहीं कर रहे मेरे पास। राइट, दैट्स इट। जैसा हमने स्टार्ट में आपने बोला सब चीज एक चॉइस होती है, आप चॉइस करते हो, आप इन्विटेशन देते हो, बुक नहीं रीड करो तो भी आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। कम लोग रीड करते हैं, लेकिन आप उन लोगों में आओ जो रीड करते हैं। आई थिंक जितनी भी सर आपने चीजें बोली ना, वो मैंने खुद रियलाइज कर। विश्वास, अंधविश्वास। अब आप देखिए गुरु नानक की जिंदगी, इन्होंने कभी इन अंधविश्वास में भी यकीन नहीं किया। आप देखिए सिक्खी 3 सिद्धांतों पे टिकी हुई है। सिक्खी नाम जप वर्ण शक किरत कर। नाम जप एक परमात्मा है, निरंकारी है। वर्ण शक लंगर का कॉन्सेप्ट। आप देखिए लंगर मिलता है, आप खिलाते हैं लोगों को, खिलाते हैं लंगर, आज नहीं 500 साल से खिला रहे हैं। राइट। और तीसरा किरत कर, नाम जप वंशक किरत। किरत का मतलब क्या होता है? मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम किया हुआ छोटा काम नहीं है। कोई भी ईमानदारी से काम किया हुआ छोटा काम नहीं है। एक बात बताओ, आज तक दुनिया में आपने काफी ट्रैवल किया होगा, आज तक कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखा है? नहीं। जानते हो क्यों? कि है ही नहीं कोई। वो भीख नहीं मांगेगा कभी। नाली साफ कर देगा, जूता साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। राइट। अब देखिए ये अहंकार नहीं है, ये नम्रता है कि ईमानदारी से कोई भी काम किया हुआ छोटा नहीं है। सही बात है। यहाँ पर हमारे दफ्तर में वो बाथरूम थोड़ा सा गंदगी हो रही थी, तो वो इधर उधर देख रहे थे, कोई आएगा काम सा उठाएगा। मैंने कहा मेरे को दे दो, मैं साफ कर लेता हूँ। आप अगली बारी कोई बाथरूम गंदा होगा तो मुझे बुला लेना। कहते और किसी मेरे को और व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और सिखों में कोई जात नहीं होती, हर सिख आदमी सिंह है, हर सिखनी से औरत कौर है ही नहीं। बात ये ना सर, लोग है ना रीड नहीं करते। आई थिंक रीडिंग इज सेल्फ हेल्प भी है, स्क्रिप्चर्स भी है। जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में आप जितनी भी जाती चीज बता रही है कि आपको ट्रस्टवर्दीनेस के साथ काम करना है, बट प्रॉब्लम है कि हम लोग वो स्क्रिप्चर्स ही नहीं पढ़ रहे। लोग पढ़ रहे हैं, लोग अंधविश्वास में ज्यादा चले जाते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ सुना सुनाई वाली बातें पे काम कर रहा है। सर ऐसा है, एक बात बताऊं,
स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की जरूरत है नहीं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि चारों वेद नहीं पढ़े ना कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर समझदारी है, जवाबदारी है, ईमानदारी है और वफादारी है, वेद पढ़ने, कोई स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत नहीं। चार चीज बहुत है, चार चीज बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन कुछ नहीं दिमाग में बैठता नहीं, बैठ के पढ़ते रहो स्क्रिप्चर अपना, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, 100 सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बैठ रहा है। आई थिंक वो रीडिंग की हैबिट, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है सर कि रीड करे और सच्चे दिल से करे तो हमें काफी चीजें सीखने मिलती है। जैसे कि आपकी बुक से भी मैंने कई सारी चीजें सीखी, लेकिन वो इंटेंशन एक अच्छा होना चाहिए। ये इंटेंशन ऐसा नहीं है, मेरा गोल ये नहीं है कि मैं 5 बुक हर हफ्ते सिर्फ मेरे को 5 बुक ही खत्म करना है। इंटेंशन ये है कि मैं 5 बुक पढ़ रहा हूँ तो एक्चुअली उनकी बातें सीखूं, समझूं और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करूं। राइट सर? और कोई ऐसी बात है आपको जो लग रहा है जो फाइनल मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहोगे, बुक रीडिंग से रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड? वैसे तो हमने काफी सारी बातें करी है और जितनी भी बातें करी आई थिंक उसमें से अगर आप 10% भी आप सीख रहे हो, इनफैक्ट 10% छोड़ो, मुझे तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में डालो कि जितनी बातें आपने सीखी उनमें से कोई एक बात जो आप आज से अप्लाई करना चालू करोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर, हम लोग एक लूप में फंस जाते हैं, जैसे आपने बोला पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ना सिर्फ एक पार्ट है, उसको अप्लाई करना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करना स्टार्ट करो। तो आज के एक पॉडकास्ट में आपको सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट लेसन क्या लगा, टेक अवे, जो आज आप अप्लाई करना चालू करोगे वो कमेंट करके जरूर बताना। और मैं चाहूंगा सर कोई एक चीज आप भी बता दो फाइनल, जो आपका मैसेज रहेगा जिसके ऊपर लोग भैया act कर सकते हैं। आपने जो बात कही है इसी को मैं एक लाइन में कंडेंस करता हूं। आप कितना खाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना पचाते हो उससे फर्क पड़ता है, कितनी किताबें पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अपनी जीवन में उतारते हो उससे फर्क पड़ता है। राइट, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। आई एम सो श्योर अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। कभी मेरे को वापस से चांस मिला तो सर के साथ मैं वापस से पॉडकास्ट करूंगा इफ आई एम लकी इनफ। टू बी ऑनेस्ट सर बहुत मजा आया, और ऑथर्स के जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार बहुत खुद ही बुक्स पढ़ी होती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजें समझा पाते हैं, सिखा पाते हैं, जो नॉर्मल इंसान कई बार नहीं सोच पाता है, और इसीलिए ऑथर्स इतने इंटेलेक्चुअल और बातें उनकी पावरफुल लगती है। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के सर, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो मच।